हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट सर्वेइंग फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पॉलीटेक्निक के सिविल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और आज इसका ये पहला लेक्चर है, जिसमें कि आज हम इसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो इसमें ओवरऑल 5 चैप्टर हैं जो आप सभी को पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका इसमें इंट्रोडक्शन है, दूसरा चैप्टर चेन सर्वेइंग है, तीसरा चैप्टर कंपास सर्वेइंग और चौथा चैप्टर लेवलिंग है एंड 5वां चैप्टर है प्लेन टेबल सर्वेइंग। इस तरह से आपको 5 चैप्टर ये कवर करने हैं। अच्छा, इसका जो डिटेल्ड कंटेंट है वो मैंने पीडीएफ की फॉर्म में आप सभी को टेलीग्राम पर ऑलरेडी भेज दिया है। आप लोग देख चुके होंगे इसको, और जिन्होंने भी इसका सिलेबस नहीं देखा है, आप टेलीग्राम पर जाकर के उस पीडीएफ की हेल्प से इसका डिटेल्ड कंटेंट देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा, उस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं डिटेल में आपको साथ साथ बताता रहूंगा। जैसे कि आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं। समझ पा रहे हैं ना? ऐसे ही जब हम दूसरा चैप्टर चेन सर्वेइंग स्टार्ट करेंगे, तो उसके स्टार्टिंग में आपको चेन सर्वेइंग में कौन कौन से टॉपिक हैं आपके सिलेबस में वो बता दिया जाएगा। इसी तरह सेम हम कंपास सर्वेइंग, लेवलिंग और प्लेन टेबल सर्वेइंग के टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेंगे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। बाकी आप डिटेल में अगर स्टार्टिंग में पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं, तो इसका ऑफिशियल सिलेबस मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अगर बात करें इसमें टॉपिक्स की, तो सबसे पहले आप पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें सर्वेइंग यानी सर्वेक्षण। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, साथ साथ बोर्ड पर लिख करके भी समझाऊंगा चीज़ों को, तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। अब मैं पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज दूंगा, ठीक है, लेक्चर वाइज ना दे करके हम चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही पहला चैप्टर कवर होगा, पहले चैप्टर का कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। सेम दूसरा चैप्टर का कंप्लीट होने के बाद उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा। और फिर लास्ट में जब पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, तो इस पूरे सब्जेक्ट का कंबाइंड पीडीएफ भी आपको इसके कवर होने के बाद हम सेंड कर देंगे। एंड बात करें अगर इसके टाइमिंग की, कितने टाइम में ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, तो ये सब्जेक्ट आपका लगभग 1 महीने में कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, ये मुश्किल से 1 दिन में कवर हो जाएगा, सिंगल लेक्चर में ही, मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर, बाकी मिनिमम 1 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। कोशिश करेंगे आज की सिंगल क्लास में ये पहला चैप्टर पूरा हम आपको कवर करा सकें। ठीक है, तो 1 दिन में आपका पहला चैप्टर हो गया। चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग, ये 3 चैप्टर बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं। तो चेन सर्वे में मिनिमम 3 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, सेम कंपास सर्वे में बात करें तो 3 से 4 लेक्चर इसमें लगेंगे। लेवलिंग में मिनिमम 5 लेक्चर मान लीजिए, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, तो इस तरह से 3 4 7 7 5 12 लेक्चर ये हो गए, एक ये 13 लेक्चर। प्लेन टेबल सर्वे मुश्किल से आपका 3 से 4 लेक्चर तक जाएगा, तो मैक्स टू मैक्स 15 लेक्चर से 20 लेक्चर मान सकते हैं आप। ठीक है, मिनिमम 20 लेक्चर में मैं आपको पूरा सर्वे कवर करा दूंगा। बाकी जो हमारे 10 लेक्चर और मिलेंगे इसमें, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। इस तरह से मैं आपको टोटल 25-30 लेक्चर दूंगा सर्वेइंग के, उसमें पूरा सब्जेक्ट आपका फिनिश हो जाएगा बहुत अच्छे वे में। क्लियर है सभी को ये चीज़ें? तो देखिए, अब इसके टॉपिक्स को देख लीजिए आप। सबसे पहले हम सर्वेइंग की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग पढ़ेंगे, यानी सर्वे का वर्गीकरण करेंगे, कितने टाइप के होते हैं सर्वे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरे टॉपिक में हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग देखेंगे, यानी सर्वे के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं उसकी बात करेंगे। इसके बाद चौथे टॉपिक में हम एरर पढ़ेंगे कि सर्वे जब हम करते हैं तो सर्वे करते समय कौन कौन सी एरर उसमें हो सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर हम मेजरमेंट के मेथड्स देखेंगे। 2 तरह के मेजरमेंट आपके सिलेबस में है, लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट, तो दोनों मेजरमेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर हम यहाँ पर स्केल के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है स्केल को, फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्केल से कभी कभी इन फ्यूचर जेईई एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं आपको स्केल भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस में 3 ही मेन टॉपिक दे रखे थे, ये एरर वाला टॉपिक और मेजरमेंट वाला चेन सर्वे में दे रखा है। फिर भी यहाँ भी करेंगे, चेन सर्वे में भी करेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, कोई कैसी भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, जेईई एग्जाम में भी बहुत आता है, प्री में, मेंस में, दोनों में पूछा जाता है। इसी तरह से डिप्लोमा के एग्जाम में भी इसका रिटेन एग्जाम होता है। अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे
तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनेंगे। हालांकि ऑनलाइन का कोई चांस नहीं है, ऑफलाइन ही एग्जाम होने वाले हैं आपके, तो रिटन एग्जाम के हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पहले टॉपिक से शुरू करते हैं इसको। चलिए समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक सर्वेइंग की डेफिनेशन, सर्वेक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना और चीज़ों को इमेजिन करते रहना, बिकॉज सर्वे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फील्ड पर किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को जब रोड बनता है या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, उससे पहले जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो सर्वे करते हैं फील्ड का। देखा ना आप सबने, इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्राइपॉड रहता है, उस पर थियोडोलाइट या फिर कंपास सेट करके वे सर्वे करते हैं फील्ड में। आपने बहुत सारे इंजीनियर्स को देखा होगा। अगर आपके कॉलेज ओपन होते तो आप लोग भी इस समय प्रैक्टिकल करते हैं, सर्वे का बहुत इंटरेस्ट रहता है उसमें। ठीक है, तो उस सर्वे में हम क्या क्या करते हैं फील्ड पर, उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, उसी से हमारी डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, तो जो इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स, वो फील्ड पर क्या करते हैं, फील्ड पर वो कोई भी एक पॉइंट होता है, पॉइंट कह दीजिए या फिर कोई एक आकृति कह दीजिए, बिंदु या फिर कोई आकृति, यानी पॉइंट या कोई भी शेप हो कोई। ठीक है, अब वो नेचुरल शेप हो सकती है या आर्टिफिशियल हो सकती है। जैसे कि आप रोड बना रहे हैं, तो रोड में आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे जो आप बता सके कि ये रोड इस पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पर है, इतने एंगल पर है। तो आप क्या कर रहे हैं, उस जो रोड है आपका, तो उस कंस्ट्रक्शन की आप एक रिलेटिव पोजीशन बता रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सर्वे क्या है, सर्वे किसी भी प्राकृतिक या फिर कृत्रिम बिंदु की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने की एक कला है। यही तो हुआ सर्वे का मतलब। समझिए दोबारा से ध्यान से, इसको बाद में पढ़िएगा। यहाँ देखिए, जैसे आपका ये ग्राउंड है, ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है, ये जमीन है। ठीक है, ग्राउंड, ग्राउंड तो सभी जानते हैं ना, ये जमीन है। अब इस ग्राउंड के या तो ऊपर कोई पॉइंट है, या ग्राउंड के नीचे कोई पॉइंट है, या ग्राउंड पर ही कोई पॉइंट है, या फिर आकाश में कोई पॉइंट है, कहीं पर भी कोई पॉइंट है। डेट मीन्स जो अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस के एबव या फिर बिलो कोई भी पॉइंट अगर स्थित है, तो इस पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन ज्ञात करने को ही हम सर्वे कहते हैं। रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या है, हम इस पॉइंट की, जैसे पॉइंट ए है, तो हम इस पॉइंट की स्थिति बता देंगे कि किसी भी, जैसे अर्थ सरफेस पर यहाँ पर कोई भी एक पोल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, कि इस ऑब्जेक्ट से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, कितने एंगल पर है। तो इस पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन जब हम ज्ञात करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, सर्वे कहते हैं। ऐसे ही अर्थ सरफेस के नीचे अगर कोई पॉइंट है, किसी भी पॉइंट की हम रिलेटिव पोजीशन बताते हैं। रिलेटिव पोजीशन मतलब सापेक्ष स्थिति, किसी भी अदर ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में इसकी स्थिति क्या है उसे हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से सर्वे की डेफिनेशन आप इजीली बता सकते हैं। रीड कीजिए, देखिए क्या लिखा है, भूमि पटल पर, भूमि पटल पर मतलब क्या हो गया, भूमि के ऊपर स्थित। ठीक है, या फिर भूगर्भ, भूगर्भ मतलब हो गया भूमि के नीचे, गर्भ में, भूमि के अंदर। हिंदी वालों को समझा रहे हैं, पहले फिर इंग्लिश में समझा देंगे। ठीक है, भूमि पटल पर या भूगर्भ व आकाश में स्थित, आकाश में क्या है, चांद तारे हैं। ठीक है, तो आकाश में स्थित विभिन्न प्राकृतिक व कृत्रिम बिंदुओं व आकृतियों की प्रत्यक्ष मापों, प्रत्यक्ष माप हो गया डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, प्रत्यक्ष मापों द्वारा सापेक्ष स्थिति, क्या चीज, सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने की कला को सर्वेक्षण कहते हैं। हम क्या निकालते हैं इसमें, हम सापेक्ष स्थिति निकालते हैं, रिलेटिव पोजीशन बताते हैं। ये चीज बताइए, सभी को समझ आ रही है। तो यहां पर भी लिखा है, सर्वेइंग इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन बिलो एंड एबव द अर्थ सरफेस, यानी जमीन के नीचे या फिर ऊपर स्थित किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन ज्ञात करना ही सर्वेक्षण कहलाता है। ये चीज बताइए, सभी को समझ आ रही है ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी टॉपिक हो उसको इतना अच्छे से कवर कर लीजिए कि आपको लाइफ टाइम याद हो जाए। और ऐसे छोटे छोटे डायग्राम अपने माइंड में इमेजिंग कर लिया करें। आप लोग बुक में नहीं दिए होते हैं ये, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो मैंने क्या बताया, जैसे कोई भी पॉइंट स्थित है तो इस पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन बताते हैं हम, उसी को क्या कहते हैं, सर्वे कहते हैं। अब ये पॉइंट भी हो सकती है, कोई आकृति भी हो सकती है। बताइए, डेफिनेशन सभी को क्लियर हो रही है ना, डेफिनेशन सभी को समझ आ रही है। अब ये कैसे निकालते हैं रिलेटिव पोजीशन, यही हम सर्वे के अंदर पढ़ेंगे।
फिलहाल डेफिनेशन में ध्यान क्या रखना है, हम किसी भी पॉइंट की या किसी भी आकृति की रिलेटिव पोजीशन बताते हैं। अर्थ सरफेस के ऊपर हो सकता है पॉइंट, ये नीचे भी हो सकता है, आकाश में हो सकता है, कहीं पे भी ये पॉइंट स्थित हो सकता है। ये पॉइंट आपका कृत्रिम भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, मतलब आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। तो एक बार आप लोग इस डेफिनेशन को जरूर लिख लें अपने नोट्स में। दोनों लैंग्वेज में डेफिनेशन आप सबके सामने लिखी हुई है, बस इतनी सी डेफिनेशन आप सबको याद करनी है, लिख लेंगे इसे। सभी को क्लियर है डेफिनेशन, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। ऐसे ही बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स आपको पढ़ते चलने हैं और इजीली आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। सर्वे बहुत आसान सब्जेक्ट है और कुछ ही टाइम बाद आपका फेवरेट होने वाला है सब्जेक्ट, ये थोड़ा सा वेट करिए बस, ठीक है। अब इसको हटाते हैं और देखते हैं दूसरा टॉपिक, रफ कर दें इसे। चलिए अब समझते हैं सेकंड टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, यानी सर्वेक्षण का वर्गीकरण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, बिकॉज जितने भी टाइप के सर्वे होते हैं सभी का डिस्कस हम यहाँ करने वाले हैं। जो आपके सिलेबस में डिटेल में दिए हैं उनकी डिटेल में बात करेंगे, बाकी सभी सर्वे की हम केवल नाम सुन लेंगे कि कौन कौन से टाइप के सर्वे हैं, ठीक है। जिनमें से पहला जो हमारा होता है वो अर्थ सरफेस के बेस्ड पर हम सर्वे का क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब अर्थ का जो सरफेस है वो किस तरह का है उसके आधार पर सर्वे का वर्गीकरण हम करेंगे यहाँ पर। तो अर्थ सरफेस के बेस्ड पर सर्वे दो टाइप के होते हैं, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। प्लेन से नाम ही पता चल रहा है, हिंदी में इसको समतल कह देंगे, समतल सर्वेक्षण। और जियोडेटिक सर्वे का मतलब क्या है, जियोड, अर्थ का जो सरफेस होता है वो किस तरह का है। आप पृथ्वी आपने देखी है, हम लोग कह देते हैं पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल ना होकर कैसी शेप की होती है, जियोइड शेप की होती है। कैसी होती है, जियोइड शेप की, GEOD, जियोड, ठीक है, जियोड शेप की है, जियोड शेप की। तो जियोड से मिलकर बन गया जियोडेटिक। क्या बन गया, जियोडेटिक। जियोड शेप की होती है हमारी अर्थ जो होती है, मतलब वक्राकार होती है, एक कर्व के जैसी होती है। उसको एग्जैक्ट गोलाकार नहीं कह सकते हम, लेकिन ये बोल सकते हैं वो जियोड शेप की है। अलग अलग साइंटिस्ट में मतभेद था इस चीज़ को लेकर के, हालांकि डिटेल में अगर आप इसकी हिस्ट्री पर जाएंगे तो आपको गूगल पे बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी देखने को, लेकिन अर्थ का जो एक्चुअल में सरफेस होता है वो जियोड शेप का होता है। तो इसीलिए इसके नाम पर पड़ गया जियोडेटिक सर्वे, मतलब वक्राकार सर्वेक्षण, जिसमें अर्थ के सरफेस को भी हम कंसीडर कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है, अर्थ सरफेस के आधार पर सर्वे दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन सर्वे, दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वे। इनके नाम प्लीज करके आप इंग्लिश में याद रखेंगे, हिंदी वाले बच्चे भी, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको इंग्लिश में ही आप याद कीजिएगा। बाकी थ्योरी टोटल आपको हिंदी में मैं समझाऊंगा। हालांकि जो भी जितने भी टेक्निकल टर्म आए अभी से आप लोग इंग्लिश में याद करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, दो टाइप के हो गए, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे, यानी समतल सर्वेक्षण और जियोडेटिक सर्वेक्षण। इस जियोडेटिक का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं है, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं ना, दो प्रकार के। अब ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डिप्लोमा के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में अंतर बताइए, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब सुनेंगे सामने ध्यान से। हालांकि मैंने अभी सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखे हैं, बल्कि मैं आपको 3-4 पॉइंट और भी बताऊंगा इसके, तो मिनिमम 4-5 पॉइंट हम दोनों के डिफरेंस में लिख लेंगे। अब प्लेन सर्वे से मतलब क्या, सुनेंगे इसको बाद में पढ़िएगा। प्लेन से मतलब है जब हम अर्थ के सरफेस को प्लेन मान लेते हैं, प्लेन मतलब सतह को समतल मान लेते हैं, समतल, तो उस सर्वे को हम कहेंगे प्लेन सर्वे। और जब हम क्या करेंगे, जब पृथ्वी के सतह को एक वक्र के रूप में मान लेंगे, कर्व के रूप में मान लेंगे, तो वो सर्वे आपका जियोडेटिक सर्वे हो जाएगा। इतना तो नाम से आपको पता चल रहा है, समझ पा रहे हैं। यानी जब हमने जमीन को बिल्कुल समतल मान लिया, फ्लैट मान लिया इस तरह से, तो कौन सा, प्लेन सर्वे हो गया। और जब हमने जमीन को एक कर्व के रूप में मान लिया तो कौन सा सर्वे हो गया, जियोडेटिक सर्वे हो गया। इतना समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अर्थ के सरफेस का जो कर्वेचर है, कर्वेचर को हिंदी में वक्रता कहते हैं, तो इसमें हमने कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया है, इसमें कर्वेचर को भी कंसीडर किया है। समझ पा रहे हैं। तो पहला पॉइंट यही है, प्लेन सर्वे में क्या हो जाएगा, सर्वे को समतल मान लिया है, मतलब कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया है, तो कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड। पहला पॉइंट सभी को समझ आ रहा है। प्लेन सर्वे में क्या है, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड, यानी पृथ्वी की वक्रता पर ध्यान नहीं दिया जाता। समझ पा रहे हैं।
और भूपृष्ठ को समतल मान लिया जाता है। कैसा मान लिया जाता है? समतल। ये तो नाम से ही हमें पता चल रहा था। इसमें वक्रता पर ध्यान नहीं देते, यानी कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड। अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते इसमें। और इसमें क्या करते हैं? इसमें कर्वेचर को भी कंसीडर करते हैं। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, यानी वक्रता पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। और भूमि सतह पर स्थित सभी रेखाओं को, सभी रेखाएं कैसी मान ली जाती हैं? वक्राकार मान ली जाती है, यानी वक्र मान ली जाती है। जो इस पर लाइन कोई भी खींचेंगे आप अर्थ पर, तो वो लाइन आपकी कर्वेचर में लेंगे, यानी सीधी लाइन न लेके आप एक कर्व की फॉर्म में लेंगे। जब यहाँ पर कोई ट्रायंगल बनाएंगे आप तो प्लेन ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे आप तो वो स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा, गोलाकार त्रिभुज बनेगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस चीज को? ये चीज सभी को क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। तो पहला पॉइंट बताइए, सभी को समझ आया? प्लेन सर्वे में अर्थ सरफेस के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते, जियोडेटिक में कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज कंसीडर्ड, कंसीडर किया जाता है कर्वेचर। ठीक है। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब हम इसमें मेजरमेंट करेंगे, चूंकि ये तो प्लेन है बिल्कुल, तो हम जब इसमें मेजरमेंट करेंगे तो लीनियर मेजरमेंट करेंगे, मतलब रेखीय माप इसमें नापेंगे, दूरी नाप लेंगे आराम से। आप टेप की हेल्प से या चेन की हेल्प से हम इसमें दूरी नाप लेते हैं। और जब हम इसमें दूरी नापते हैं प्लेन सर्वे में, तो प्रत्येक 12 किलोमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर का अंतर देखने को मिलता है। अंतर देखने से मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर हमने जमीन को समतल मान लिया, वास्तव में समतल तो है नहीं, जमीन तो कर्व की फॉर्म में है, और हम मेजरमेंट समतल मान के कर रहे हैं। तो हर एक 12 किलोमीटर दूरी पर जाने के बाद 1 सेंटीमीटर का अंतर आपको दूरी में जरूर मिलेगा देखने को। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा है? द डिफरेंस ऑफ मेजरमेंट ऑन अर्थ सरफेस फॉर एवरी 12 किलोमीटर डिस्टेंस ड्यू टू कर्वेचर इज 1 सेंटीमीटर ओनली, यानी पृथ्वी की सतह पर वक्रता के कारण 12 किलोमीटर की दूरी में केवल 1 सेंटीमीटर का अंतर आता है। ये पॉइंट जेईई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। ये दोनों पॉइंट जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में भी डिफरेंस आएगा। हालांकि आपकी बुक में डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी इतनी डेफिनेशन दे रखी है, इसमें पृथ्वी की वक्रता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें पृथ्वी की वक्रता पर ध्यान दिया जाता है। इतना सा लिखा है सिर्फ। मैं आपको सारे पॉइंट बताऊंगा ताकि चीजें बिल्कुल आसानी से आपको क्लियर होती रहें। इतना बताइए, ये चीजें सभी को समझ आ रही है ना? क्लियर हो गया इतना? यहाँ पर भी देख लो दूसरा पॉइंट क्या है। यहाँ पर तो हम क्या कर रहे थे? लीनियर मेजरमेंट कर रहे थे, मतलब रेखा के रूप में दूरी नाप ले रहे थे, जो कि 12 किलोमीटर पे 1 सेंटीमीटर का अंतर मिल रहा था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब चूंकि यहाँ पर क्या है? कर्वेचर बना हुआ है, तो यहाँ एंगुलर मेजरमेंट करेंगे। अब यहाँ पर हम लीनियर मेजरमेंट नहीं करेंगे, यहाँ कोणीय माप करेंगे। ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन इन प्लेस ऑफ लीनियर मेजरमेंट, यानी यहाँ पर लीनियर मेजरमेंट के प्लेस पर एंगुलर मेजरमेंट लिया जाता है। एंड स्पेरिकल ट्रिगोनोमेट्री इज यूज्ड फॉर ऑल कैलकुलेशंस, सभी कैलकुलेशंस के लिए हम स्पेरिकल ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। तो ये यहाँ लिखा है मैंने, रैखिक मापों के स्थान पर कोणीय मापन लिए जाते हैं, और गणनाओं के लिए स्पेरिकल ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। इसमें जियोडेटिक सर्वे में हम क्या करेंगे? एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, इसमें हम लीनियर मेजरमेंट कर लेते हैं। इतना बताइए, क्लियर है सभी को? ये तो इन दोनों पॉइंट को प्लीज करके आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक। अब देखिए तीसरे पॉइंट से आगे चलते हैं। 2 पॉइंट लिख गए सभी का ये, अब तीसरा पॉइंट देखिए। इनको लिखते रहिएगा, ठीक है, और समझते चलिए साथ साथ। मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको और बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। और आप बुक से नोट्स ना बना करके इससे जो मैं आपको लिखा रहा हूँ इन सबको नोट्स में लिखिएगा ज़रूर। उसके बाद आप बुक पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया।
तीसरा पॉइंट क्या है, सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया, यानी कि ये जो प्लेन सर्वे होता है ना, छोटे क्षेत्रफल के लिए या छोटे क्षेत्र के लिए मान्य है, छोटे क्षेत्र के लिए सुटेबल है, या हिंदी में कह सकते हैं मान्य है। ठीक है, ये छोटे क्षेत्र के लिए मान्य है, जबकि जियोडेटिक सर्वे हम बहुत बड़े बड़े एरियाज के लिए करते हैं, लार्ज एरिया के लिए। सुटेबल फॉर लार्ज एरिया, लार्ज एरिया यानी बड़े क्षेत्र के लिए, बड़े क्षेत्र के लिए सुटेबल है, के लिए सुटेबल है। सुटेबल को मैं हिंदी में यहाँ मान्य लिख दे रहा हूँ, एग्जैक्ट हिंदी टर्म मुझे याद नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज़ करके, है ना, समझ आ रहा होगा इतना। तो ये लार्ज एरिया के लिए सुटेबल है, ये स्मॉल एरिया के लिए। अब कितना लेंगे इसमें एरिया, तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो प्लेन सर्वे होता है, प्लेन सर्वे में 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, इससे छोटे एरिया के लिए अगर किसी भी ग्राउंड सरफेस का एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा है तो उस केस में हम प्लेन सर्वे करेंगे। एंड अगर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, जियोडेटिक सर्वे करेंगे। जियोडेटिक सर्वे के केस में एरिया कितना लिया जाता है, सर्वे 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक एरिया के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। अभी हाल ही में एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया था कि जो प्लेन सर्वे करते हैं वो कितने एरिया तक करते हैं, किससे कम होना चाहिए एरिया। तो ऑप्शन में 195.5 किलोमीटर स्क्वायर नहीं दे रखा था, वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था 260 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी आप लोग इसमें नोट्स में अपने ज़रूर लिख लीजिएगा। हालांकि बुक में जो स्टैंडर्ड है वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अगर छोटे एरिया का सर्वे करते हैं तो वो प्लेन सर्वे होता है, और 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से बड़े एरिया का सर्वे करते हैं तो वो जियोडेटिक सर्वे होता है। ठीक है, लेकिन ये डेटा न दे करके एसएससी जेईई के एग्जाम में 260 किलोमीटर स्क्वायर दे रखा था, जिसको सही कर रखा था। तो इसको भी आप लोग जरूर लिख लें। अगर आपके डिप्लोमा एग्जाम में आपको लिखना होगा तो आप 195.5 किलोमीटर स्क्वायर को लिख के आइएगा। ठीक है, बाकी दोनों डेटा आप याद रखेंगे। और एग्जाम में कभी भी दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, अगर ऐसा करता है दोनों ऑप्शन एक साथ देता है तो आप 195.5 किलोमीटर स्क्वायर को बिल्कुल राइट टिक करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो हमने क्या बताया, प्लेन सर्वे स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल होता है, जियोडेटिक सर्वे लार्ज एरिया के लिए सुटेबल होता है। कितने एरिया के लिए, तो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया के लिए हम प्लेन सर्वे करते हैं, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक एरिया के लिए जियोडेटिक सर्वे करते हैं। ठीक है, इसको छोटे एरिया के लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो कम एरिया तक हम प्लेन देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा एरिया ले रखा है तो कहीं पे जमीन ऊंची है, कहीं पे नीची है, देखा ना आपने, तो क्या कर्व की शेप में रहती है, ऐसे 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 होती है जमीन, ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर कहीं पर छोटा मोटा एरिया कंसीडर करेंगे तो आपको प्लेन मिल जाएगा देखने को। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा एरिया ले रहे हैं, मतलब 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से भी बड़ा एरिया आप ले रहे हैं, तो उस केस में ज़मीन आपको जरूर ऊंची नीची देखने को मिलेगी। कहीं पे पहाड़ होंगे, कहीं पे समतल होगा, कहीं पे नदियाँ, ऊंची नीची जगह है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आप छोटे एरिया के लिए आप प्लेन सर्वे कर सकते हैं, लेकिन बड़े एरिया के लिए प्लेन सर्वे नहीं कर सकते। इतना बोलिए, क्लियर है सभी को ये पॉइंट। अब देखिए अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट देखिए, हटा दें इसको, लिख लिया सभी ने, मैं एक एक करके पॉइंट समझाता चल रहा हूँ आपको। ये पॉइंट तीसरा था, सॉरी फॉर डैट, यहाँ 4 लिख गया गलती से, ये तीसरा पॉइंट है, हटा दें। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अब अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम अच्छे से कवर करते चल रहे हैं। इनको समझते जरूर चलिएगा, जिससे आपको चीज़ें याद होती रहे साथ साथ। अगला देखिए चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहता है, टू प्लम्बॉव लाइन्स विल बी, टू प्लम्बॉव लाइन, टू प्लम्बॉव लाइन्स विल बी पैरेलल,
टू प्लम्ब ऑफ लाइन विल बी पैरेलल। प्लम्ब ऑफ की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, सही कर लीजिए। टू प्लम्ब ऑफ लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर इन प्लेन सर्वे, इन प्लेन सर्वे। हिंदी में आप कह सकते हैं क्या, प्लम्ब बॉब सभी जानते हैं। प्लम्ब बॉब आप सबने देखा होगा, जो राजमिस्त्री होते हैं ना, जिनके पास होता है प्लम्ब बॉब, इस तरह का होता है, ऐसे कोन के शेप का होता है, इसमें धागा जैसा बंधा रहता है इस तरह से, ठीक है। लेवलिंग के लिए यूज करते हैं इसको राजमिस्त्री, जो चिनाई करते हैं उनके पास आप सबने देखा होगा, इसको प्लम्ब बॉब बोलते हैं। अब अगर हमने ये हमारी क्या ये प्लेन है, ध्यान से सुनेंगे क्या, ये हमारा समतल है, यहाँ पर जगह कैसी है, समतल, प्लेन है बिल्कुल। मैं डायग्राम भी साथ में समझा दे रहा हूँ, हिंदी भी बता देंगे जस्ट अभी आपको। ये है आपकी कोई भी समतल रेखा, एक प्लेन लाइन है ये, ठीक, ये प्लेन लाइन है इस तरह से, ये लाइन प्लेन है और आपने इस पर क्या किया, ये दो प्लम्ब बॉब लाइन खींची, ऐसे करके आपने ऊपर से प्लम्ब बॉब इस पर डाल दिया, तो एक लाइन ये हो गई पहली प्लम्ब बॉब लाइन, ठीक। दूसरी प्लम्ब बॉब लाइन आपने एक और डाली, इस प्लम्ब बॉब को फिर से लटकाया इसी के पास में इधर, तो ये दोनों प्लम्ब बॉब लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। किसमें, प्लेन सर्वे में। अगर वहीं पे आप प्लेन सर्वे की जगह जियोडेटिक सर्वे लेते हैं, यानी अब कर्व है आपके पास, कर्व, और आपने दो प्लम्ब बॉब डाले, एक तो प्लम्ब बॉब आपने सपोज यहाँ से डाल दिया इस तरह से, ये डाल दिया, या आप कहेंगे नहीं सर हम तो सीधा डालेंगे, सीधा डाल लीजिए। तो अब चूंकि जियोडेटिक सर्वे में एरिया बड़ा कंसीडर करते हैं, इसमें छोटा करते हैं, पास पास डाल दिया आपने प्लम्ब बॉब लाइन, इसमें हम बड़ा एरिया कंसीडर करते हैं। तो एक सपोज आपने प्लम्ब बॉब लाइन यहाँ डाल रखी है, ये वाली यहाँ, दूसरी प्लम्ब बॉब लाइन आप कुछ दूरी पर डालेंगे, ठीक है, कुछ दूरी पर डालेंगे जो कि इससे ज़्यादा दूरी होगी। एक सपोज यहाँ डाल दीजिए, एक आपने सपोज यहाँ कहीं डाल दी प्लम्ब बॉब लाइन, लगभग 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक दूरी पर, तो मान लो यहाँ पर डाल रखी है आपने ये। अब चूंकि ये कर्वेचर है बीच में, इसके अर्थ को कर्वेचर यानी कर्व की फॉर्म में लिया गया है, अर्थ सरफेस को इस तरह से। तो अब अगर आप इन्हें देखेंगे प्लम्ब बॉब लाइन, तो ये पैरेलल ना होकर के एक दूसरे को कट करेंगी, क्या करेंगी, ये एक दूसरे को काटती हैं दोनों प्लम्ब बॉब लाइन इसमें। तो प्लेन सर्वे में तो समांतर रहती हैं, और इसमें क्या करती हैं, ये इसमें एक दूसरे को कट करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, किसमें, जियोडेटिक सर्वे में। और ये कहाँ पर कट करेंगे एक दूसरे को, तो ये अर्थ के सेंटर पर कट करते हैं एक दूसरे को, कहाँ पर, सेंटर पर। तो पहली चीज आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्लेन सर्वे में दो प्लम्ब बॉब लाइन, इनको बोलते हैं प्लम्ब बॉब लाइन, जो प्लम्ब बॉब से डाली जाती हैं, शायद इसको हिंदी में साहुल आई थिंक सो कहते हैं। तो जब आप दो प्लम्ब बॉब लाइन खींचते हैं कोई भी, तो वो दोनों प्लम्ब बॉब लाइन प्लेन सर्वे में तो समांतर रहेंगी, और जियोडेटिक सर्वे में एक दूसरे को कट करती हैं अर्थ के सरफेस के सेंटर पर, ठीक है, अर्थ के सेंटर पर ये एक दूसरे को कट कर देती हैं। इतना बोलिए, क्लियर है सभी को, ये चीज़ें समझ आ रही हैं। तो इनको हिंदी में भी लिख लीजिए आप, यहाँ लिख देते हैं दो प्लम्ब बॉब लाइन, दो, अब प्लम्ब बॉब को टेक्निकली प्लम्ब बॉब ही याद रखना आप, प्लम्ब बॉब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, लिख लेंगे ना, दो प्लम्ब बॉब लाइन एक दूसरे के समांतर होती हैं। आप इस तरह से डायग्राम बना के भी इनको दिखा सकते हैं समतल प्लेन पे, ठीक। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट जियोडेटिक सर्वे में, इसमें आएगा टू प्लम्ब बॉब लाइन्स इंटरसेक्ट, टू प्लम्ब बॉब लाइन्स इंटरसेक्ट at the center of earth, intersect at the center of earth in geodetic survey, in geodetic survey, ठीक है। जियोडेटिक सर्वे में, यहाँ हिंदी में लिख लेना आप, जियोडेटिक सर्वे तो है ही ऊपर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं क्या,
जियोडेटिक सर्वे में दो प्लम्बॉव रेखाएं, दो प्लम्बॉव रेखाएं पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर एक दूसरे को काटती हैं। एक दूसरे को काटती हैं। डायग्राम अगर आपको बनाना है, ऐसे कर्व बनाना, एक लाइन इधर से डाल देना प्लम्बॉव लाइन, एक लाइन इधर से डाल देना और इनको डैश डैश करके आगे बढ़ाते हुए कटते हुए दिखा देना। ठीक है, ऐसे करके इनको आगे बढ़ते हुए और कटते हुए यहाँ दिखा देना। बोलिए समझ पा रहे हैं इतना सभी? तो यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है ये दो प्लम्बॉव लाइन। इतना बताइए बस, ये 4 पॉइंट मेन पॉइंट थे। इससे ज़्यादा पॉइंट आपसे प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के डिफरेंस में नहीं पूछेगा। इन चारों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बोलिए समझ आया सभी को, ये चीज़ क्लियर है? अभी हमने सिर्फ एक टाइप का देखा है, अर्थ सरफेस के बेस्ड पर देखा है क्लासिफिकेशन, जो कि 2 टाइप का था, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। अब आगे देखेंगे हम लैंड पर बेस्ड सर्वे कौन कौन से होते हैं, फिर पर्पज बेस्ड सर्वे कौन कौन से होते हैं, उसके बाद फिर हम इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड सर्वे देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, मेन डिटेल में ये थे। बाकी सबके नाम याद रखना और एक एक लाइन में उनका स्टेटमेंट याद रखना, कौन सा सर्वे क्या होता है। तो वही मैं आपको आगे अब समझाने वाला हूँ। तो इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं सर्वे का क्लासिफिकेशन। चलिए अब देखते हैं सर्वेइंग का दूसरा क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन हम समझ चुके, अर्थ सरफेस बेस्ड हमने पढ़ लिया, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। अब बात करेंगे लैंड बेस्ड सर्वेइंग, यानी जो हमारी लैंड होती है, धरती होती है, धरती पर स्थित या फिर धरती के ऊपर स्थित जितने भी बिंदु हैं उन सब का सर्वे करने के लिए जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें अलग अलग टाइप के सर्वे देखेंगे। डेट मीन्स अगर हम किसी भी नदी या कोई नदी है, कोई पर्वत है, उसके टोपोग्राफिक एरिया का सर्वे करें तो उसका नाम अलग होगा। हम पानी के बारे में जानकारी इकट्ठी करें उसका नाम अलग होगा। अगर हम एयर में यानी हवा में वायुयान के द्वारा सर्वे करते हैं उसका नाम अलग होगा। अगर हम जो हमारे तारे हैं, स्टार्स हैं या जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, इन सब की स्टडी करेंगे उनका नाम अलग होगा। तो इसी के बेस्ड पर हम अलग अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे अब लैंड बेस्ड सर्वेइंग में। ठीक है, तो लैंड पे बेस्ड सर्वेइंग में कौन कौन से पढ़ेंगे हम? एक पढ़ेंगे टोपोग्राफिकल सर्वे। पहला कौन सा है? टोपोग्राफिकल सर्वे। दूसरा कैडेस्ट्रल सर्वे। तीसरा हाइड्रोग्राफिक सर्वे। चौथा एरियल सर्वे और पांचवा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अब ये जितने भी सर्वे के नाम लिखे हैं इनको आपको इंग्लिश में ही एज इट इज याद रखना है। जैसे बार बार बोलने से हमें ये दोनों याद हो गए, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे, वैसे ही इनको 2-3 बार बोलेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएंगे। सिर्फ मैं आपको नाम इंग्लिश में याद करने की बोल रहा हूँ, बाकी सब आप हिंदी में याद रख सकते हैं, क्योंकि मुझे भी इनके एग्जैक्ट हिंदी नाम याद नहीं है और आपको भी फ्यूचर में हिंदी में नाम काम आने वाले नहीं है। जेईई एग्जाम्स वगैरह देंगे आप, टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में यूज होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, बाकी अगर आपकी बुक में है हिंदी में नाम तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे के बारे में। टोपोग्राफिकल सर्वे क्या है? टोपो में आगे क्या आ रहा है यहाँ समझिए। अब टोपो में आगे आ रहा है टॉप। टॉप मतलब समझते हैं, टॉप मतलब होता है ऊपर से, यानी किसी भी एरिया के अगर आप ऊपर, कैसा, उस एरिया के ऊपर से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे पर्वत हो गया आपका, माउंटेन जिसे कहते हैं, या कोई वैली हो गई, कोई रिवर हो गई, कोई भी लेक हो गई, इन सब के अगर ऊपरी क्षेत्र का आप क्षेत्रफल ज्ञात करें या इनका स्थिति ज्ञात करें, जितनी भी आपकी नेचुरल बॉडीज़ है ना, ये प्राकृतिक आकृतियां जितनी भी हैं, जैसे रिवर हो गई, लेक हो गई, वैली हो गई, माउंटेन हो गया, इन सब का जो हम टोपोग्राफिक एरिया फाइंड आउट करेंगे वो टोपोग्राफिकल सर्वे के अंतर्गत ही करते हैं। तो इंग्लिश में तो आप बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी एक लाइन याद कर लीजिएगा, टू नो टोपोग्राफी एरिया ऑफ रिवर्स, लेक्स, वैलीज एक्सेट्रा। यानी रिवर, लेक और वैली
इन सब के अगर टोपोग्राफिक एरिया की जानकारी हम प्राप्त करेंगे तो उस सर्वे को कहेंगे टोपोग्राफिकल सर्वे। याद हो जाएगा। ये एज इट इज एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये लाइन सीधी सीधी पूछी जाती है इंग्लिश में जो है। हिंदी में डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है, इंग्लिश में बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशन है। टोपोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम रिवर हो गया, लेक्स हो गया, वैलीज हो गई, इन सब के टोपोग्राफी एरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी में भी आप सेम ऐसे ही कह सकते हैं, यह सर्वेक्षण भू क्षेत्र की प्राकृतिक आकृतियों, भू क्षेत्र की प्राकृतिक आकृतियों से मतलब क्या है, जो भूमि की जमीन है उस पर जो प्राकृतिक आकृतियां बनी हुई हैं, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, पर्वत हो गया आदि, और भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है, की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समझ पा रहे हैं। तो ये जो नदी, झील, पर्वत है, इन ये सब प्राकृतिक आकृतियां जो भू क्षेत्र पर स्थित हैं, तो इनकी सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने के लिए जो सर्वे किया जाता है वही क्या है, टोपोग्राफिकल सर्वे है। इंग्लिश में सिंपल कह दीजिएगा, हम टोपोग्राफिक एरिया पता ज्ञात करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं टोपोग्राफिकल एरिया के बारे में। किसकी, रिवर्स, लेक्स और वैलीज की। याद हो जाएगा, रट लीजिएगा इसको, इसके अलावा और कुछ करने का मतलब ही नहीं इसमें। टोपोग्राफी से याद रखिएगा, टोपोग्राफी एरिया ज्ञात करते हैं रिवर, लेक और वैली का, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे में ध्यान रखना है, जैसे कोई भी एक राज्य किसी दूसरे राज्य से मिल रहा है तो उनके बीच में बाउंड्री लाइन है, क्या है, उनके बीच में बाउंड्री लाइन है। तो एक राज्य दूसरे राज्य से जब मिलता है, उनके बीच में जो बाउंड्री लाइन्स होती हैं, या फिर एक राज्य के अंदर जितनी भी जमीन आ रही है उस जमीन का कितना एरिया है, इस सब का सर्वे, वो सब हम कैडेस्ट्रल सर्वे में करेंगे। किस में करेंगे, कैडेस्ट्रल सर्वे में करेंगे। कह सकते हैं टू नो प्रॉपर्टी लाइन, क्या, प्रॉपर्टी लाइंस एंड बाउंड्री लाइंस, यानी प्रॉपर्टी लाइंस और बाउंड्री लाइंस की जानकारी प्राप्त करना किस में आएगा, कैडेस्ट्रल सर्वे में। जैसे कोई भी दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का खेत है, दूसरे व्यक्ति का अलग खेत है। खेत जानते हैं ना, जो जहाँ पर खेती होती है, ठीक है। तो दो अलग अलग व्यक्तियों के खेत हैं, तो आप उनकी प्रॉपर्टी लाइंस के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। या फिर उनके दोनों खेतों के बीच में जो बाउंड्री जा रही है वहाँ पर आप सर्वे करके बता रहे हैं कि ये यहाँ से इधर का खेत इस व्यक्ति का, यहाँ से इधर की ज़मीन इस व्यक्ति की है। तो वो कौन सा सर्वे कर रहे हैं आप, कैडेस्ट्रल सर्वे कर रहे हैं। अब यहाँ मैं छोटा सा एग्जांपल खेत का लिया, बाकी बड़े बड़े राज्यों तक की बाउंड्री लाइंस और प्रॉपर्टी लाइंस की जो हम सर्वे करेंगे वो कैडेस्ट्रल सर्वे के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे यहाँ पढ़ सकते नीचे लिखा है, यह सर्वेक्षण नगरों मतलब किसी भी सिटी को ले लो, क्षेत्रों मतलब कोई एक छोटा एरिया ले लिया आपने, या फिर राज्यों की सीमा निर्धारित करने, यानी एक राज्य यहाँ से यहाँ तक है, इनकी हमने ये बाउंड्री लाइन खींच दी, सीमा निर्धारित करने तथा उसके अंतर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समझ लेंगे ना, सिंपल इंग्लिश में बहुत आसान डेफिनेशन है, इसलिए मैं आपको सजेशन करता हूँ इंग्लिश में आप याद रखा करें चीज़ों को। अब आप किसी भी बुक में देख लेना, इससे बड़ी डेफिनेशन आपको मिलेगी नहीं, भले ही बड़ा चढ़ा के कुछ भी लिख दे, मेन मतलब यही निकलेगा। इतनी बड़ी सी लाइन का मतलब यही तो है, प्रॉपर्टी लाइंस और बाउंड्री लाइंस की हम नॉलेज गेन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। वहीं यहाँ लिखा हुआ है, इस सर्वेक्षण के अंतर्गत नगरों, क्षेत्रों, राज्यों की सीमा निर्धारित करने के लिए तथा उसके अंतर्गत आने वाली जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है कैडेस्ट्रल सर्वे। उम्मीद है समझ आया होगा सभी को। तो ये दोनों भी हमारे सर्वे कंप्लीट हो गए। अब इन तीन सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं। पहले लिखते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे, फिर एरियल सर्वे, इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। इन तीनों को समझते हैं। फिर आपका आएगा पर्पज बेस्ड क्लासिफिकेशन, देन आफ्टर इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन आएगा। फिर आपका ये दूसरा टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा टॉपिक था ये, लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत बोरिंग नहीं है, आप समझते चलेंगे, आपको इजीली समझ में आता रहेगा। साथ साथ नोट्स बनाते रहें आप, ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अब कोई कैसी भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। इसको हटाते हैं और देखते हैं अब हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। थोड़ा सा यही समझा देते हैं चीज़ों को। हाइड्रो मीन्स सभी जानते हैं, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, वाटर मतलब पानी। तो जब भी हम क्या करते हैं, वाटर बॉडीज की स्टडी करते हैं, यानी पानी वाली जितनी भी बॉडी हैं, आकृतियां हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे, तो वो कौन से सर्वे में करेंगे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे में। वाटर बॉडीज की स्टडी करेंगे इसमें, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे में। एरियल सर्वे, एरियल मतलब जब एयर में हम सर्वे करेंगे। एयर में सर्वे कैसे, जैसे वायुयान में हम सर्वे करते हैं, एरोप्लेन में बैठ के आप सर्वे कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, कहीं का क्षेत्र देख रहे हैं आप, है ना, टेलीस्कोप की हेल्प से या आप कंपास की हेल्प से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अगर आप सर्वे कर रहे हैं, किसमें, वायुयान की सहायता से, मतलब एयर में आप सर्वे कर रहे हैं, तो उसको एरियल सर्वे कह देंगे। एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे,
एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल से स्टार्स याद रखना, एस्ट्रोनॉमिकल्स मतलब स्टार्स, जो स्टार हैं, चांद तारे हैं आकाश में, ठीक है, उनकी हम रिलेटिव पोजीशन याद करेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वो किस में आएगा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंतर्गत आता है। हाँ, तो कहाँ थे हम, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल में मैं आपको क्या बता रहा था, एस्ट्रोनॉमिक से मतलब क्या है, जो स्टार्स होते हैं, जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, आकाश में जो बॉडीज स्थित हैं, स्टार हो गए, चांद तारे हो गए, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम। तो उसमें कौन से सर्वे में करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में करेंगे। तो फिलहाल इन दोनों को आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इनको आपको थ्योरी की फॉर्म में लिख के एक बार समझा देता हूँ। तीनों को लिख लिया आप सबने, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे के 3 लिख लेते हैं। चलिए अब समझ लीजिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है। अभी आपको जस्ट बताया था, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं या फिर अंडर वाटर फीचर्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो उसको हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहेंगे। मतलब वाटर से रिलेटिव जितनी भी आपकी आकृतियां हैं, उन सब के बारे में अगर कुछ भी जानकारी आप प्राप्त करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहेंगे। तो इंग्लिश में तो सिंपल सा लिख देना, टू नो अंडर वाटर फीचर्स, या कह देना टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वाटर्स या अंडर वाटर बॉडीज इज नोन एज हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अपनी लैंग्वेज में लिखना सिंपल, बट ये वर्ड जरूर आना चाहिए, वाटर, अंडर वाटर फीचर्स कह दीजिए या अंडर वाटर बॉडीज कह दीजिए, एक ही मतलब है, ठीक है। हिंदी में आप लिख देना आराम से। यह सर्वेक्षण नदियों, जहाँ जहाँ पानी होता है, नदियों में होता है, नदियों, नहरों, जलाशयों, झीलों, समुद्रों में जल का विस्तार, जल की गहराई, जल की गति, जल का निस्सरण, निस्सरण मतलब होता है डिस्चार्ज, कितना पानी निकल के जा रहा है किसी भी नदी या नहर से, इत्यादि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समझ पा रहे हैं ना। तो जो भी वाटर बॉडीज है उसके अंदर पानी है, तो पानी की जो भी रिलेटिव पोजीशन आप बताएंगे, उसकी स्पीड कितनी है, उससे डिस्चार्ज कितना हो रहा है, कितनी डेप्थ तक है वाटर, तो यानी कि वाटर फीचर्स के बारे में जितनी भी जानकारी गेन करेंगे वे सभी हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंतर्गत आएंगी। समझ पा रहे हैं इसको सभी लोग। एरियल सर्वे, एरियल मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, एरोप्लेन में बैठ के अगर आप सर्वे कर रहे हैं किसी भी, यानी कोई भी ऐसी जगह है जहां पर आप जा नहीं सकते, ठीक है, तो अब बाई एरोप्लेन आप उस जगह का सर्वे कर रहे हैं तो आप उसको क्या कह देंगे, एरियल सर्वे। कहाँ नहीं जा सकते आप, जैसे यह सर्वेक्षण बाढ़, कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए तो आप एरोप्लेन की हेल्प से देख रहे हैं कहाँ कहाँ बाढ़ का पानी पहुंच गया है, ठीक है। देन आफ्टर भूकंप आ गया, कहीं पे सूखा पड़ गया, क्षतिग्रस्त बांध, इन सब से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वायुयान द्वारा किया जाता है। तो जो वायुयान द्वारा किया जाएगा वो एरियल सर्वे होगा। एरियल एयर, यानी कि एयर में जो सर्वे हम कर रहे हैं तो उसको क्या कह देंगे हम, एरियल सर्वे कह देंगे। जस्ट नाम से ही चीजें समझ में आ रही हैं इजीली, इनको 1-2 बार रीड आउट करेंगे आप तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल में आपको जस्ट अभी बताया था, हेवनली बॉडीज के बारे में आप स्टडी करेंगे। जैसे स्टार्स हैं, कोई भी ग्रह गया, प्लेनेट है, तो आप प्लेनेट है कोई, उस प्लेनेट के रिफरेंस में आप क्या कर रहे हैं, अर्थ पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की रिलेटिव पोजीशन पता कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहलाएगा। जैसे पढ़ सकते हैं, टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज की पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं आप। हेवनली बॉडीज कौन सी होती हैं, जैसे स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, एक्सेट्रा। हिंदी में कह देना इस सर्वेक्षण में आकाश के ग्रहों, आकाश के ग्रहों कह दीजिए, तारों कह दीजिए आप, आकाश के ग्रहों के संदर्भ से पृथ्वी पर बिंदुओं रेखाओं, बिंदुओं या रेखाओं, या लगा लेना बीच में, बिंदुओं या रेखाओं की स्थिति ज्ञात की जाती है। किसके रिफरेंस में, आकाश में जो प्लैनेट्स हैं या फिर हेवनली बॉडीज हैं, स्टार्स हैं, उनके रिफरेंस में। ये चीज़ें क्लियर हुई सभी को। तो हम ये अभी अर्थ सरफेस पर बेस्ड सर्वे पढ़ चुके, लैंड बेस्ड सर्वे पढ़ चुके, मतलब हमने टोटल 7 सर्वे अब तक कवर कर लिए, जिनमें से प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे काफ़ी डिटेल में पढ़ा, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका क्वेश्चन फिक्स है पहले चैप्टर से, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से जरूर आएगा क्वेश्चन एक, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल पूछता है सर्वे का, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, वही 2 क्वेश्चन मेन बनते हैं। बाकी टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एरियल सर्वे और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ये सब टाइप के सर्वे मैंने आपको समझा दिए, जिनमें से पहले 2 इंपॉर्टेंट थे, बाकी सबके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए अपने नोट्स में इन सब के बारे में लिखेंगे। जितना लिखवाया जा रहा है इतना तो लिख ही लेना जरूर। सभी को क्लियर हुआ इतना। अब इसको रफ करते हैं और तीसरा देखते हैं अपना। तीसरा है हमारा यहाँ पर
पर्पज बेस्ड सर्वे, पर्पज बेस्ड सर्वे और देख लेते हैं थोड़ा सा, उसको जल्दी से कवर करेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, फिर आपका क्लासिफिकेशन पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से। अब मैं यहाँ से पूरा ही मिटा दूँ, इनको तो आपको नाम लिख गए सबके ये, अब मैं पूरा मिटा करके एक बार लिख देता हूँ सभी को, फिर समझा देता हूँ, जिससे कि आपका क्लासिफिकेशन पूरा कवर हो जाए, टाइम बचेगा हमारा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पर्पज बेस्ड सर्वे के बारे में। यानी अब तक हम दो क्लासिफिकेशन देख चुके। एक तो हमने देख लिया कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस के आधार पर, जिसमें हमने प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे पढ़ा। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने लैंड बेस्ड क्लासिफिकेशन देख लिया, जिसमें हमने 5 टाइप पढ़े थे। ठीक है, टोपोग्राफिकल हमने पढ़ लिया था, कैडेस्ट्रल हमने पढ़ लिया था, एंड हाइड्रोग्राफिक हमने पढ़ लिया था, एरियल सर्वे हमने पढ़ लिया था, एंड लास्ट में हमने फिर एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ लिया था। इस तरह से 5 और 2 7 पढ़ चुके। अब 3 हम पढ़ेंगे पर्पस बेस्ड सर्वे, जिसमें इंजीनियरिंग सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे और जियोलॉजिकल सर्वे, ये 3 सर्वे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इंजीनियरिंग सर्वे में क्या आएगा, इंजीनियर्स का जो काम होता है वो काम अगर जिस सर्वे के अंतर्गत किया जा रहा है वो इंजीनियरिंग सर्वे हो जाएगा। क्या काम होता है इंजीनियर का, कहीं पे कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, जैसे सड़क बन रही है, कोई पुल बन रहा है, कोई भी नहर बन रही है, तो उसका एक प्रोजेक्ट तैयार करना एंड उसकी डिज़ाइन के लिए डेटा तैयार करना, वो सब कुछ किसके अंतर्गत आएगा, इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत आएगा। चलिए समझते हैं इसको। इसमें लिखा है यह सर्वेक्षण किसी निर्माण कार्य से मतलब है कंस्ट्रक्शन वर्क, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे आप नहर बना रहे हैं, कैनाल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, आप किसी ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं आप, या कोई डैम बना रहे हैं, तो आदि की परियोजना का मतलब होता है प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क है, लाइक दैट आप कैनाल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या आप ब्रिज बना रहे हैं, या फिर डैम बना रहे हैं, तो इन सब की एक परियोजना तैयार करना, एक प्रोजेक्ट तैयार करना, एंड इनके अभिकल्पन के लिए, अभिकल्पन मतलब होता है डिज़ाइन, इनकी डिज़ाइन के लिए आवश्यक आंकड़े, यानी कि जो भी डेटा की आवश्यकता होगी उस सबको एकत्रित करने के लिए किया जाता है इंजीनियरिंग सर्वे। सिंपल है, आप एक बार अच्छे से याद करेंगे इजीली आपको याद हो जाएगा। थ्योरी पार्ट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ समझाने का है नहीं। ठीक है, आगे देखिए हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। अभी आपने हाइड्रोग्राफिक सर्वे पढ़ा था, हाइड्रोग्राफिक सर्वे में हम पानी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, पानी कितनी गहराई तक है किसी भी नदी में, पानी की स्पीड क्या है, कितना निस्सरण हो रहा है उसमें, तो वो हमारा हाइड्रोग्राफिक था। हाइड्रोलॉजिकल भी पानी से ही रिलेटिव है। यहाँ पर पानी की उपलब्धता की बात करेंगे हम, सतही मतलब सरफेस पर, एंड भूमिगत यानी जमीन के नीचे, सरफेस पर और जमीन के नीचे जल की उपलब्धता, यानी कितना पानी उपलब्ध है, जल यानी वाटर कितना अवेलेबल है अर्थ सरफेस पर या फिर बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक, एंड इसकी मात्रा कितनी है पानी की, किस प्रकार का पानी है, उसका विस्तार कितना, मतलब कहाँ तक फैला हुआ है पानी, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जाता है। समझ पा रहे हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे दोनों ही वाटर से रिलेटिव हैं, याद रखेंगे आप इसको, याद हो जाएगा, कर लेंगे इसको याद, बहुत बढ़िया। आगे जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल मतलब जमीन के नीचे जितनी भी आपकी कंस्ट्रक्शन बनी हुई, यानी सॉरी कंस्ट्रक्शन नहीं कह सकते, जितनी भी आकृति बनी हुई है, जितनी भी आपकी शेप बनी हुई है जमीन के नीचे, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी यह सर्वेक्षण पृथ्वी की सतह के नीचे, कहाँ पर, पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित, क्या क्या पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित चट्टान है, कोई भी चट्टान मतलब कोई रॉक हो गई, एंड कोई भी अन्य पदार्थ है, कोई भी मटेरियल है, इन सब की रचना जो जमीन के अंदर हो रखी है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है जियोलॉजिकल सर्वे। समझ पा रहे हैं सभी, जियोलॉजिकल सर्वे सभी को क्लियर है ना, जमीन के नीचे जो भी चट्टान है या कोई भी अदर मटेरियल है, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है। इन तीनों को भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब आपका सिर्फ सिंपल सा बचा है इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड सर्वे, तो उनके सिर्फ नाम आपको एक बार देखने में, उनके नाम और आपके सामने लिख दूं, फिर क्लासिफिकेशन आपका पूरा कवर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्लासिफिकेशन, इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड सर्वे। इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है उपकरण, उपकरण पर आधारित सर्वे कौन सा होता है, तो सर्वे में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उन्हीं के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं।
जैसे जब हम चेन का यूज करके कोई सर्वे करेंगे, यानी चेन एक उपकरण होता है जो मैं आपको चेन सर्वे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा काफ़ी अच्छे से। तो चेन की हेल्प से अगर सर्वे करेंगे तो उसको हम कह देंगे चेन सर्वे। उसको क्या बोल देंगे? चेन सर्वे। समझ पा रहे हैं? अगर हम कंपास की सहायता से सर्वे करेंगे, अच्छा चेन सर्वे में हम केवल लीनियर मेजरमेंट करते हैं। चेन सर्वे के अंदर हम चेन की सहायता से या फिर टेप की सहायता से सिर्फ दूरी को नापते हैं, यानी इसमें लीनियर मेजरमेंट किया जाता है, रेखीय मेजरमेंट किया जाता है। आपको ये पढ़ाया जाएगा आपके सर्वे फर्स्ट के सिलेबस में है चेन सर्वे, ठीक, वहाँ आपको डिटेल में पूरा समझाएंगे। दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है कंपास। तो कंपास की सहायता से अगर हम सर्वे करेंगे तो उसको कंपास सर्वे कहेंगे। ये भी आपके सर्वे फर्स्ट के सिलेबस में है। कंपास एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम लीनियर मेजरमेंट भी करते हैं और एंगुलर मेजरमेंट भी करते हैं। इसकी सहायता से दोनों कर लेते हैं, मतलब दूरी भी नाप सकते हैं और कोण भी नाप सकते हैं हम कंपास की हेल्प से, ठीक है। कंपास की हेल्प से नहीं, कंपास सर्वे के अंतर्गत चेन और टेप की हेल्प से तो दूरियां नापेंगे और जो एंगल मेजर करेंगे वो कंपास की सहायता से मेजर करेंगे। बट कंपास सर्वे में हम दोनों ही मेजरमेंट पढ़ते हैं, लीनियर भी और एंगुलर भी। चेन सर्वे में सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करते हैं। तो ये सब आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ नाम इनके सुन लेने ध्यान से। नाम आप याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड कौन कौन से सर्वे हैं, ये डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे। आगे बात करें प्लेन टेबल सर्वे। जब हम सर्वे करने के लिए प्लेन टेबल का यूज करेंगे, प्लेन टेबल के अपने अलग उपकरण होते हैं जिसमें एलिडेड होता है आपका, सब कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे, आगे चैप्टर है आपके सिलेबस में, फिलहाल सुन लीजिए इसको। तो ये भी आप सर्वे फर्स्ट में ही पढ़ लेंगे। क्या? प्लेन टेबल सर्वे। जब हम प्लेन टेबल का यूज करके सर्वेक्षण करेंगे तो उसको हम प्लेन टेबल सर्वे कहते हैं, समतल पटल सर्वेक्षण कहते हैं हिंदी में इसको। थियोडोलाइट सर्वे, थियोडोलाइट की हेल्प से जब सर्वे करेंगे हम तो इसको थियोडोलाइट सर्वे कहते हैं। ये आपको सर्वे सेकंड में पढ़ने को मिलेगा। किसमें? सर्वे सेकंड में आपको पढ़ने को मिलेगा, ये 5th सेमेस्टर में, ठीक है। 5वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप इसको। सर्वे फर्स्ट को पढ़ लेंगे शायद 5 में या 6ठे सेमेस्टर, 5वें में ही आई थिंक, हाँ 5वें सेमेस्टर में आप इसको पढ़ेंगे थियोडोलाइट सर्वे को। थियोडोलाइट एक उपकरण है, बहुत अच्छा उपकरण होता है सिविल इंजीनियरिंग का। जितने भी आप रोड पे देखते हैं ना इंजीनियर्स को, उन सबके पास थियोडोलाइट होता है, ठीक है। आगे फोटोग्राफिक सर्वे, आपके सिलेबस में ही नहीं है फोटोग्राफिक सर्वे, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है फोटोग्राफिक सर्वे जिसमें करते हैं हम। टेकोमेट्री सर्वे, टेकोमेट्री सर्वे जो होता है आपका वो थियोडोलाइट के साथ ही आपको पढ़ाया जाएगा। ये भी आपके सर्वे सेकंड में है, ये भी सर्वे सेकंड में आपको पढ़ने को मिलेगा टेकोमेट्री सर्वे। सर्वे आपके 2 हैं, सर्वे फर्स्ट 4th सेमेस्टर में आ गया, सर्वे सेकंड 5th सेम में आएगा आपका, तो वहाँ आपको मैं पढ़ाऊंगा। थियोडोलाइट सर्वे भी, टेकोमेट्री सर्वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। रिकोनासेंस सर्वे, इसमें कोई विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली इसमें केवल अपने स्टेप की सहायता से इसको कर सकते हैं। मतलब आप किसी फील्ड पे जा करके सिर्फ उसकी ऊपर जानकारी प्राप्त कर लो। पैमाइश करने को कहते हैं रिकोनासेंस सर्वे, यानी आप जमीन की पैमाइश कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा घर बन सकता है या नहीं, यहाँ की मिट्टी कैसी है, जगह कैसी है, समतल है, उबड़ खाबड़ है, किस तरह की जमीन है। तो रिकोनासेंस सर्वे होता है, इसमें कोई विशेष इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी इसको इसके अंतर्गत रख दिया गया है। तो ये आपको यहीं पर समझ में आ गया होगा थोड़ा मोड़ा, इसके बारे में कुछ विशेष चीज़ें आपको नहीं पूछी जाएंगी। बाकी ये जो दोनों चैप्टर हैं आपका, ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, दोनों के दोनों सर्वे सेकेंड में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे इधर बात करते हैं मेथड एम्प्लॉयड सर्वे, यानी मेथड के आधार पर सर्वे हम ट्रायंगुलर सर्वे करते हैं और ट्रैवर्सिंग सर्वे करते हैं। ट्रायंगुलर सर्वे आप चेन सर्वे जब पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको प्रिंसिपल बताऊंगा चेन सर्वे के। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है इसमें भी मैं आपको सर्वे के प्रिंसिपल बताऊंगा। तो वहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि आप अगर कोई बहुत बड़ा एरिया है तो उसको छोटे छोटे एरिया में कन्वर्ट करके सर्वे करते हैं। सर्वे का आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल ही होता है ये, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी हम उच्च से निम्न की ओर कार्य करते हैं। अगर हमारे पास कोई बड़ा वर्क है तो उसको छोटे छोटे ट्रायंगल्स में बांट करके सर्वे करते हैं। ट्रायंगल में क्यों बांटते हैं? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसी को हम ट्रायंगुलर सर्वे कहते हैं। तो हम यहाँ पर चेन सर्वे और कंपास सर्वे, ये जो सर्वे हम फर्स्ट में पढ़ेंगे ना, वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, चेन सर्वे में ट्रायंगुलर सर्वे हम पढ़ लेंगे। ट्रैवर्सिंग सर्वे में क्या ट्रैवर्स बनाते हैं, इसको चक्रम कहते हैं हिंदी में, ऐसे आयत के जैसा बन जाएगा, एक 4 भुजा का, 5 भुजा का, 6 भुजा, कितनी भी भुजाओं का बन सकता है ट्रैवर्सिंग। तो कंपास सर्वे में मैं आपको ट्रैवर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ट्रैवर्सिंग सर्वे, ठीक है। तो इतने सारे सर्वे हैं आपके लिए, ये इंस्ट्रूमेंट बेस्ड थे, ये मेथड बेस्ड है, आप इनको एक बार देख सकते हैं अच्छे से। तो ये क्लासिफिकेशन आपका ओवरऑल कवर हो गया, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन था, जितना पॉसिबल था आपको समझाने के लिए मैंने सब कुछ समझाया।
इनमें से आपसे रिक्वेस्ट है आप स्टार्टिंग के 2 को जरूर याद कर लें। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे से क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बाकी जो भी सर्वे आपको पढ़ाए गए हैं सभी के नाम और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल जो लिखवाई है उनको नोट्स में लिख करके याद करें। क्या पता कौन सा सर्वे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। एक बार हमसे पढ़ा रहता है हमारा तो एग्जाम में हेल्प हो जाती है। क्लास को मैं आज इतना ही रख रहा हूँ, सिर्फ 2 ही टॉपिक हमारे कवर हुए हैं। हालांकि क्लास हो सकता है बड़ी ना हुई हो, लेकिन मुझे टाइम काफ़ी लग गया क्योंकि पहले मुझे लिखना रहता है पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, उसके बाद फिर आपको समझाना होता है। अब चूंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं इस समय, तो हम इसी बोर्ड से भी काम चला रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लग गया है। बाकी क्लास को मैंने कोशिश की है बहुत ज़्यादा लेंदी ना लिया जाए ताकि बच्चे बोर ना हो। तो आपके लिए टाइम थोड़ा कम लगा होगा, मुझे जस्ट डबल टाइम लगा है। तो मैं इस क्लास में आज इतना ही रखता हूँ सर्वे को। इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, मेहनत करेंगे एक दूसरे के साथ मिल करके, तो बहुत कम टाइम में आपका सर्वे फर्स्ट पूरा कवर हो जाएगा। अभी जब तक स्मार्ट बोर्ड नहीं आ पाता, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके कारण सब कुछ एक साथ नहीं हो पाता, धीरे धीरे आप सबका साथ रहा तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा और एक टाइम बाद हम स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जैसा भी है सब कुछ आपके सामने है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए जीटेक पॉली के साथ। एंड अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भी साथियों के पास शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।